हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल दिलीप सर एजुकेशन में। आज दूसरा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इससे पहले हम एक टॉपिक कर चुके हैं जिसका नाम था क्या, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार में हम लोग क्या पढ़े थे कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ था और वहाँ कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था। तो लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था और वहाँ फिर नेपोलियन आया था, कौन कौन शासन को हटा के फिर इसने अनेक प्रशासनिक सुधार किए थे। नेपोलियन नागरिक संहिता 1804 इसमें लागू किया था। और आज दूसरा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ है। इसमें देखिए, आप 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखते हैं और अभी के नक्शे को, यानी अभी यूरोप के अभी के नक्शे और 18वीं सदी में यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो आपको जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देश अस्तित्व में नहीं, अर्थात वहाँ पर निरंकुश राजा का अधिकार था। पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश सरकार का भी अधिकार था। यहाँ के इसी कारण से यहाँ के अक्सर लोग मतलब अलग अलग क्षेत्रीय में अलग अलग लोग भाषा बोलते थे। जैसे जर्मन के कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलते थे, गलेशिया के कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे और हंगरी में थोड़ा मैग्यार भाषा बोलते थे। अब यहाँ देखिए वन टॉपिक है कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग, अर्थात कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग में उदय निर्माण कैसे हुआ राष्ट्रवाद। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। इसका अर्थ है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक हुआ करता था कुलीन वर्ग। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे अर्थात मतलब कि ये लोग एक दूसरे में मिलजुल कर रहते थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। वे ग्रामीण इलाकों के जायदाद मतलब होता है अपना ज़मीन, यानी खुद का ज़मीन, जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। शहरी में हवेली सबका मालिक होता था कुलीन वर्ग। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के सामने वे लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब उच्च वर्ग के सामने वे लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े हुए थे, मतलब वे लोग विवाह करके एक दूसरे में बंध जाते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग के संख्या लिहाज से एक छोटा समूह था। मतलब कि मगर बोला शक्तिशाली कुलीन वर्ग का जो संख्या था वो बहुत कम था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, अर्थात जनसंख्या मतलब कि कुलीन वर्ग का तो कम जनसंख्या था ही, इसमें से अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। पश्चिम में यहाँ तो यूरोप का बात होने लगा। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार मतलब होता है कि जो किराए पर लेकर ज़मीन करता हो, वहाँ किराएदार पर ज़मीन करने लगे। और छोटे काश्तकार मतलब छोटे मुँह से वो कपड़ा का कुछ काम करता था, काश्तकार खेती करते थे। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी। यहाँ जो पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल भूमि बटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे। भूदास होते हैं वे कि जो अभी समझिए छोटा किसान, मतलब कि जिसके पास भूमि नहीं हो वहाँ इसी पर भूमि करते थे। आगे पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास, वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। अर्थात पश्चिम में और मध्य यूरोप में हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन का उदय हुआ और व्यापार का उदय हुआ। तो क्या हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए, व्यापार तो हमेशा बाजार में किया जाता है, बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था, बाजार पे ही टिका था उसका। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग, देखिए एक सदी में दो भाग होता है ना, जैसे आप देखिए 18वीं सदी जो बोला गया है 1701 से लेकर 1799 तक होता है ना, 1799 तक 18वीं सदी। तो आप यहाँ 1701 से 1750 ये होता है 18वीं सदी का पहले भाग, और दूसरे भाग ले लीजिए 1751 से 1799, ये 18वीं सदी का दूसरा भाग। तो बोला औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ राज्यों में के हिस्से में या 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ था।
इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र होता है मतलब जॉब, सेवा क्षेत्र के लोग से बने। मतलब श्रमिक वर्ग के लोग इस मध्यम वर्ग के उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र लोग बने थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा रहा था, पर कुलीन वर्ग विशेषाधिकार को तो जन्म से अधिकार को विशेषाधिकार कहते हैं। विशेषाधिकार की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुआ। तो देखिए अभी तो ये पूरा टॉपिक नहीं हुआ है यहाँ यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण का, मैं जल्द ही कर दूंगा उस सबको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।